नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ युद्ध में खामनेई से भी बड़े खतरे का खात्मा कर दिया और इस खतरे का नाम है अली लारिजानी, जिसे इजराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद ने न सिर्फ ईरान में घुसकर मारा बल्कि उसकी टीम में घुसकर उसके सुरक्षा घेरे में घुसकर मौत के घाट उतारा। अली लारिजानी कोई मैदान जंग का सिपाही नहीं बल्कि रणनीतिक बिसात पर चाले चलने वाला शतरंज का वो माहिर खिलाड़ी था जिसकी चुप्पी भी इजराइल के लिए उतना खौफ पैदा करती थी जितनी उसकी धमकी। इजराइल के हर हमले का जवाब अली लारिजानी की मिसाइल में नहीं बल्कि उसके घातक दिमाग में छिपा था। इसी कुटिल दिमाग ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को वर्षों तक खाद पानी दिया। जब दुनिया ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए दबाव बना रही थी, तब लारिजानी ही थे जिसने पश्चिमी दुनिया को बातों में उलझाकर ईरान की परमाणु ताकत को मैच्योर करने की योजना बनाई। इजराइल के लिए इससे बड़ा डर और कुछ नहीं था कि ईरान के पास परमाणु ताकत भी आ जाए। लारिजानी ने हिजबुल्लाह, हमास, हूती के साथ ईरान के रिश्तों को सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं रखा बल्कि उन्हें संस्थागत बना दिया। अली लारिजानी कासिम सुलेमानी की तरह फ्रंटलाइन पर नहीं थे, लेकिन उस बजट और पॉलिसी के पीछे वही थे जिसने इन संगठनों को इजराइल के खिलाफ इतना मजबूत बनाया। वो इजराइल की चालों को भांपने में माहिर थे। वो जानते थे कि कब नरम लहजे में बात करनी है और कब कड़वे बोल बोलने हैं। यानी अली लारिजानी बिल्कुल भी प्रिडिक्टेबल नहीं थे और यही इजराइल के लिए सबसे खतरनाक बात थी, क्योंकि मुसाद को उनकी अगली चाल समझने में भी पसीने छूट जाते थे। लेकिन इस बार लारिजानी को मारकर इजराइल ने वो हासिल कर लिया जो खामनेई को मारकर भी शायद नहीं किया था। आज हम आपको बताएंगे कि जिस ईरान ने लारिजानी का जनाजा निकाला, उसने अपने सुप्रीम लीडर खामनेई का जनाजा क्यों नहीं निकाला। और आज आपको यह भी बताएंगे कि ईरान लारिजानी की मौत का बदला लेने के लिए क्या कर सकता है। सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि क्या अली लारिजानी की मौत से ईरान इस युद्ध में बिखर जाएगा या इजराइल और अमेरिका ने अली लारिजानी को मारकर इस युद्ध को और भड़का दिया है। एक जमाने में युद्ध को शतरंज के खेल की तरह माना जाता था, जहां राजा के मरते ही खेल खत्म हो जाता था। लेकिन यह युद्ध इस तर्क से काफी आगे निकल चुका है। इजराइल और अमेरिका अब तक ईरान के 56 शीर्ष नेताओं का खात्मा कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ईरान यही कह रहा है कि वो किसी भी कीमत पर इस युद्ध में सरेंडर नहीं करेगा। इससे ये पता चलता है कि जिस डीकैपिटेशन स्ट्रैटेजी के तहत किसी भी देश के शीर्ष नेतृत्व को खत्म करके उसे युद्ध में अपाहिज बनाया जाता था, वो रणनीति इस युद्ध में पूरी तरह से नाकाम हो गई। आप तेहरान से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां आज अली लारिजानी, उनके बेटे मुर्तजा लारिजानी और बसीज फोर्स के कमांडर जनरल गुलाम रेजा सुलेमानी का जनाजा निकला। दावा है कि उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में 10 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे और इस दौरान तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर इस युद्ध में अब तक की सबसे ज्यादा भीड़ देखी गई। इजराइल और अमेरिका यही उम्मीद कर रहे थे कि अली लारिजानी की मौत के बाद ईरान में सरकार विरोधी गुट सड़कों पर आएंगे। रिजीम चेंज के लिए लोग सड़कों पर अपनी आवाज विरोध की बुलंद करेंगे। लेकिन अली लारिजानी के जनाजे में इकट्ठा हुई इस विशाल भीड़ ने यह बता दिया कि ईरान में रिजीम चेंज करना बहुत मुश्किल काम है और शायद अली लारिजानी की मौत ईरान के लोगों में राष्ट्रवाद को पैदा कर रही है और अभी ये राष्ट्रवाद रिजीम चेंज को मुमकिन नहीं होने दे। ये हुजूम लोगों का देखा आपने। 9 करोड़ की आबादी वाले ईरान में 1 करोड़ लोग अकेले तेहरान में रहते हैं और अगर इन 1 करोड़ लोगों में से 10 लाख से ज्यादा लोग अली लारिजानी के जनाजे में शामिल हुए हैं तो ये कोई मामूली बात नहीं है। और इस बात को अगर अमेरिका या इजराइल नजरअंदाज करना चाहते हैं तो ये उनके हित के लिए भी ठीक नहीं है। आप इस वीडियो को देखिए। लाखों लोग ईरान का राष्ट्रीय ध्वज लेकर आए थे ताकि इसे अली लारिजानी के ताबूत से लगाया जा सके और उन्हें ईरान की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सके। इस भीड़ को बहुत सारे लोग अयतुल्लाह अली खामनेई से भी जोड़कर देख रहे हैं। अयतुल्लाह अली खामनेई की मौत 28 फरवरी को हुई थी और तब से लेकर आज तक उनका जनाजा नहीं निकाला गया है। सोशल मीडिया पर अगर आप जाएंगे तो कई पेज हैं, कई कहानियां।
कई लोग आज भी यकीन करने को तैयार नहीं हैं कि अयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हुई है। वो कहते हैं कि जनाजा फिर क्यों नहीं निकाला गया। कहा जा रहा है कि इसी वजह से अली लारीजानी के जनाजे में वो लोग भी शामिल होने पहुंचे जो खामनेई का जनाजा निकलने का इंतजार कर रहे थे। उनके लिए उनका जो इमोशनल एक पेन है वो निकालने का ये एक रास्ता था। अली लारीजानी को ईरान की सरकार में नंबर 2 माना जाता था। अयतुल्लाह खामनेई अली लारीजानी पर इतना भरोसा करते थे कि अपनी मौत से 5 दिन पहले उन्होंने एक अंतरिम समिति बनाई थी जिसकी कमान किसी और को नहीं बल्कि अली लारीजानी को ही सौंपी थी। और यही कारण है कि अली लारीजानी की मौत ने खामनेई के समर्थकों को भावुक किया, क्योंकि खामनेई का जनाजा अब तक निकाला नहीं गया है। इसीलिए अली लारीजानी के जनाजे में शामिल होकर कई लोगों ने खामनेई के लिए भी दुआएं पढ़ी। और तेहरान में ऐसी भीड़ दिखी जिसे कुछ लोग सोशल मीडिया पर AI वीडियो बता रहे हैं, लेकिन सच ये है कि आप जितने भी वीडियो हमारे शो में देख रहे हैं ये सारे वीडियो सच हैं। ये AI वीडियो नहीं है, ये लोग हैं ईरान के जो ऐसे निकले थे सड़कों पर। तो देखा अपने लोगों को जो ईरान की सड़कों पर निकल रहे हैं। क्या इजराइल और अमेरिका ये मान रहे हैं कि ये सभी लोग ये सब भूलकर अपने रिजीम के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे? देखिए, इजराइल के हमलों में अली लारीजानी के साथ उनके बेटे मुर्तजा लारीजानी की भी मौत हो गई है। मुर्तजा लारीजानी के लिए कहा जाता है कि वो अपने पिता अली लारीजानी के स्पेशल असिस्टेंट थे। उनकी कई कामों में वो मदद भी करते थे। और ये जो आप देख रहे हैं सबकी तस्वीरें, कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा है कि जिस एयर स्ट्राइक में अली लारीजानी उनके बेटे की मौत हुई वो जगह तेहरान के बाहरी इलाके में है। इससे ये थ्योरी भी गढ़ी जा रही है कि अली लारीजानी के जो करीबी लोग थे उन्हीं में से किसी ने उनकी सटीक लोकेशन की जानकारी दी और इसके बाद इजराइल के लड़ाकू विमान ने हमला करके उन्हें जान से मार दिया। हमने सबसे पहले आपको बीते दिन अगर याद हो तो बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली प्रधानमंत्री के एक फॉर्मर स्पोक्सपर्सन के एक्स पोस्ट से दिखाया था कि अली लारीजानी की सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने वाली तस्वीर में एक मास्क वाले आदमी को लाल घेरे में डालकर उसने कहा था कि अगला नंबर लारीजानी का है। एसोसिएटेड प्रेस का कहना है कि इस हमले में अली लारीजानी के ऑफिस के हेड अली रेजा बयात भी मारे गए। ये वही एक्स हैंडल है जिसे कल बीते दिन हमने आपको दिखाया था कि ये पोस्ट में डाला गया था कि अली लारीजानी के पीछे इस शख्स को जो मास्क पहने हुए है उसने कहा कि ये हमारा मुखबिर है जो अली लारीजानी के साथ उस दिन 13 मार्च को सड़कों पर था और अगला नंबर मरने का लारीजानी का है। और देखिए उसके बाद ये हो गया है। माना जा रहा है कि अली लारीजानी के ही किसी आसपास के करीबी ने मुखबिर की तरह इंफॉर्मेशन दी। स्क्रीन पर एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहती हूं जिसके बारे में पूरी दुनिया आज बात कर रही है। चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ईरान की एक बड़ी न्यूज वेबसाइट है जिसका नाम है हेबेरियर। उसी के हवाले से ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। इसका दावा है कि इजराइल के हमले के बाद अली लारीजानी की पहचान जानते हैं कैसे हुई? उनकी उंगली में पहनी हुई एक अंगूठी से। जूम इन करके दिखा दीजिए। मतलब जो हालत उनके शरीर की हुई थी ये तो उनका नॉर्मल है। ये वाला वीडियो दिखाइए, ये वाली फोटो दिखाइए। ये वाली पहचान हुई जिसमें मतलब ऐसी हालत थी कि चेहरे से पहचानना तो नामुमकिन है। अब ऐसे में ऐसे कुछ सिंबल्स खोजे जाते हैं, पहनावा खोजा जाता है जिससे पहचान हो सके। तो यही हाथ लगा, उनका हाथ, और उस हाथ में ये अंगूठी, उंगली में जो अंगूठी है, और यही उनका ये अंगूठी जो है ये हाथ वो हमेशा पहनते थे जो मिला है। तो ये हेबेरियर उनके एक न्यूज एजेंसी का दावा है। अली लारीजानी की पहचान एक अंगूठी के जरिए की गई है, उनकी उंगली में पहनी हुई। ये तस्वीर अगर आप देखिए तो इजरायली मीडिया वाईनेट की तरफ से जारी की गई है और इसमें भी यही लिखा है कि अली लारीजानी का शव हमले के बाद मलबे के नीचे दबा था और उस दौरान उनकी उंगली में जो अंगूठी थी उस अंगूठी से उनकी पहचान हुई। हालांकि ईरान ने इन दावों की भी अभी पुष्टि नहीं की है और हम भी आपको सिर्फ वही बता रहे हैं जो इजराइल का मीडिया इस वक्त दावा कर रहा है। लेकिन ये सड़कें, जो तस्वीरें हैं वो तेहरान से जो आई हैं, वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक तरह से मुहर लगाती हैं इस खबर पर। आज एक बड़ा सवाल ये भी है कि इजराइल ने अली लारीजानी को क्यों मारा? इसमें यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत की क्या भूमिका हो सकती है?
तो आइए आपको बताते हैं। अयतुल्ला खamenei की तरह अली लारिजानी एक धार्मिक नेता और एक मौलाना नहीं थे। क्या आप जानते हैं उन्होंने गणित में, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस के साथ पश्चिमी दर्शन शास्त्र में पीएचडी की पढ़ाई की थी। और ईरान में बहुत सारे लोग उन्हें प्रोफेसर कहते थे, जो धार्मिक कट्टरवाद पर ज्यादा जोर नहीं देते थे। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अली लारिजानी के पिता एक बड़े धार्मिक विद्वान थे, जिन्हें ग्रैंड अयतुल्ला की उपाधि मिली हुई थी। लेकिन इसके बावजूद अली लारिजानी ने धार्मिक विद्वान बनने के बजाय आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन को चुना। इसके अलावा जब ईरान में अमेरिका विरोधी भावनाएं चरम पर थी, पीक पर थी, तब उस जमाने में उन्होंने अपनी बेटी को अमेरिका में पढ़ने के लिए भेज दिया। यह भी तब हुआ जब ईरान में रहते हुए अली लारिजानी खुद इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स में कमांडर बन गए थे। अली लारिजानी की नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उन्हें ईरान की सरकार में संस्कृति मंत्री भी बनाया गया और बाद में वो 10 साल तक ईरान के सरकारी मीडिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के प्रमुख भी रहे। ये वो वक्त था जब अयतुल्ला खamenei ने सभी नेताओं में अली लारिजानी पर सबसे ज्यादा भरोसा दिखाया और धीरे धीरे लारिजानी अयतुल्ला अली खamenei के बहुत करीबी हो गए। उन्हें उस बातचीत के लिए ईरान का मुख्य वार्ताकार चुना गया जिसमें पश्चिमी देशों और यूरोपियन यूनियन के साथ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एक डील होनी थी, क्योंकि खamenei को सिर्फ इन पर भरोसा था। उस वक्त पश्चिमी देशों ने यह ऑफर दिया कि अगर ईरान यूरेनियम को एनरिच करना बंद कर देगा तो उसके बदले में उसे कई आर्थिक फायदे मिलेंगे, नई टेक्नोलॉजी और प्रतिबंधों से भी छूट दी जाएगी। इस ऑफर को सुनने के बाद अली लारिजानी ने कहा था कि मोती के बदले में ईरान को पश्चिमी देशों से टॉफियां लेना मंजूर नहीं है। अली लारिजानी का एक अलग रुतबा ईरान में था। अली लारिजानी के इस कड़क रुख ने ईरान में उन्हें और भरोसेमंद बना दिया और बड़ा हीरो बना दिया। वो साल 2005 में राष्ट्रपति का चुनाव जरूर हारे, लेकिन इसके बाद साल 2008 से 2020 तक ईरान की संसद के स्पीकर रहे। साल 2015 में जब ईरान ने अमेरिका, यूरोप, रशिया और चाइना के साथ न्यूक्लियर डील पर सहमति बनाई और यह तय हुआ कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित करेगा, बदले में उसे पश्चिमी प्रतिबंधों से छूट मिलेगी, तब इस डील को अली लारिजानी ने ही कराया था। इससे यह भी पता चलता है कि अली लारिजानी पश्चिमी देशों के साथ ईरान के रिश्ते बेहतर बनाने के लिए एक वक्त पर तैयार थे। वो चाइना, रशिया पर भी खूब भरोसा करते थे। राष्ट्रपति पुतिन के साथ ईरान ने जो रिश्ते स्थापित किए, उसमें अली लारिजानी अयतुल्ला खamenei के दूत बने थे और चाइना के साथ भी उन्होंने 25 सालों की एक ट्रेड डील कराई थी। हालांकि अली लारिजानी ने जब साल 2021 में गार्डियन काउंसिल का सदस्य बनने के लिए नामांकन किया, तब इसे यह कहते हुए जानते हैं खारिज कर दिया गया था कि भाई तुम्हारी बेटी तो अमेरिका में रहती है, अमेरिका में पढ़ती है, वो ईरान के सगे नहीं हो सकते क्योंकि बेटी अमेरिका में पढ़ती है। यह है एंटी अमेरिकन फीलिंग जो ईरान के लोगों में। इन बातों के बावजूद अयतुल्ला खamenei लगातार अली लारिजानी पर भरोसा करते रहे। बाद में उन्होंने अपना सबसे करीबी सलाहकार बना लिया और फिर अली लारिजानी 2025 में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख बन गए। इन सारी बातों से आप ये समझ पाएंगे कि अली लारिजानी सीधे तौर पर इजराइल और अमेरिका के लिए बड़ा खतरा नहीं थे। वो सिर्फ मौजूदा वक्त में इजराइल के सबसे ताकतवर नेता थे और इस युद्ध को जारी रखने की बात कहते हुए राष्ट्रपति ट्रंप को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। और ईरान, सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान पर जितने ईरान हमले कर रहा था, उसके पीछे कौन था? अली लारिजानी का दिमाग था। अपनी मौत से कुछ घंटे पहले अली लारिजानी ने इन देशों पर ईरान के हमलों को सही ठहराया था और दावा किया था कि जब राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने इन देशों से ईरान के हमलों के लिए माफी मांगी थी, तब अली लारिजानी के ही कहने पर उन्हें अपना बयान वापस तक लेना पड़ा। यानी राष्ट्रपति को भी अली लारिजानी की हर बात माननी पड़ती थी। इससे सऊदी अरब, यूएई जैसे देश अली लारिजानी के खिलाफ हो गए थे और वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है कि जब इन मुस्लिम देशों ने अमेरिका पर यह दबाव बनाया कि वो ईरान की इस्लामिक सरकार के खत्म होने तक अपने हमलों को जारी रखे, ये युद्ध खत्म ना किया जाए, तभी इजराइल ने अली लारिजानी का काम तमाम कर दिया। इसके अलावा अली लारिजानी को खत्म करने के पीछे एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि इजराइल और अमेरिका को लग रहा था कि उनके रहते ईरान में रिजीम चेंज नामुमकिन है, संभव ही नहीं है।
संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में दूसरे आर्टिकल का चौथा बिंदु यह कहता है कि कोई भी देश दूसरे देश पर हमला नहीं करेगा, हमला करने की धमकी भी नहीं देगा और उसके शीर्ष नेतृत्व को तो वो मार ही नहीं सकता। लेकिन इस युद्ध में संयुक्त राष्ट्र का यह चार्टर एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गया है और संयुक्त राष्ट्र की असली हकीकत आप इस ग्राफिक्स से समझ सकते हैं, जो इतने बड़े युद्ध में भी गायब है। और अब दुनिया संयुक्त राष्ट्र को लेकर यह कहने लगी है कि उसे गुमशुदा की तलाश है। इजराइल की यह बात समझ आती है कि उसने अली लारिजानी आयतुल्लाह खामनेई को इसलिए मारा क्योंकि वो भविष्य में इजराइल के लिए खतरा बन सकते थे। लेकिन ईरान का कहना है कि अगर वो भी ऐसा ही करता तो 28 फरवरी को अमेरिका में व्हाइट हाउस पर हमला कर देता या फिर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या कर देता, तो क्या दुनिया तब भी ऐसे हमलों को, उनके नेताओं को मार गिराने को नॉर्मलाइज करती, स्वीकार लेती? जैसे ईरान में शीर्ष नेताओं की हत्या को आज नॉर्मलाइज कर दिया गया है, उसे नॉर्मल बताया जा रहा है। खैर, ये बहस पूरी दुनिया में चल रही है, लेकिन अब इसमें एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही और वो बात यह है कि भले अली लारिजानी की मौत ने ईरान के युद्ध को रोका ना हो, लेकिन लारिजानी की मौत से ईरान के तमाम बड़े नेता अब अपनी सुरक्षा को लेकर जरूर डरे हुए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का एक दावा है कि अली लारिजानी की हत्या ने ईरान के शीर्ष कमांडर और नेताओं में एक अजीब सा खौफ पैदा कर दिया है। सबको लग रहा है कि उनके पास मोसाद के एजेंट्स हो सकते हैं, उन्हें भी बहुत जल्दी बाकी नेताओं की तरह मारा जा सकता है। वो अपने आसपास के लोगों को शक से देख रहे हैं। इसकी वजह से ईरान के कई नेता और आईआरजीसी के टॉप कमांडर अंडरग्राउंड तक हो चुके हैं। नाम न छापने की शर्त पर ईरान के एक बड़े सुरक्षा अधिकारी ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को यह बताया कि ईरान के शीर्ष नेताओं के बीच अब इस तरह की बातें हो रही हैं कि अगला निशाना कौन होगा। इनमें भी ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रेजा आरिफ सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। जानते हैं क्यों? ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी का दावा है कि 16 मार्च की रात को जब इजराइल ने अली लारिजानी का खात्मा किया, तब मोहम्मद रेजा आरिफ भी मोसाद के निशाने पर थे। जिस बंकर में वो आईआरजीसी की सुरक्षा में ठहरे हुए थे, उसी पर इजराइल के लड़ाकू विमानों ने हवाई हमला किया। हालांकि इस हमले में मोहम्मद रेजा आरिफ बाल बाल बच गए, लेकिन अब उन्हें और उनके जैसे बाकी शीर्ष नेताओं को एक ही डर सता रहा है कि ईरान की मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था में उनका जिंदा बचना मुश्किल है। क्योंकि अगर आप देखिए, मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि ईरान में इजराइल का अगला निशाना कौन हो सकता है। और इसी कड़ी में अगर आप देखिएगा तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सब आपस में बात भी कर रहे हैं कि भाई अगला कौन हो सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई, जिन्हें अभी बनाया गया है, यहां पर आ जाइए जूम इन करके। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई अब भी जिंदा है और इजराइल ने आज ही यह बयान जारी किया है कि वो बहुत जल्द मुज्तबा खामनेई को ढूंढकर उन्हें खत्म कर देगा। इसके बाद ईरान के राष्ट्रपति ऊपर मसूद पेजेश्कियान, ऊपर जाइए, उपराष्ट्रपति मोहम्मद रेजा आरिफ, चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसेनी। क्योंकि अब देखिए, जो लोग आयतुल्लाह अली खामनेई के धार्मिक रूप से बहुत करीबी थे और पूरी आईआरजीसी की कमान, इंटेलिजेंस की कमान, बसीज यूनिट सब संभाल रहे थे, उन सबको तो मार गिराया। तो अब जो वहां पर मौजूदा सरकार है, उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी निशाने पर हो सकते हैं। मोहम्मद बागेर गलीबफ, जो कि संसद के स्पीकर हैं, वो हो सकते हैं। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के प्रमुख मोहम्मद अली मोवाहिदी, वो हो सकते हैं। और इसी के साथ 3 नाम नीचे हैं, जिसमें रुहल्ला खुमैनी के पोते हुसैन खुमैनी, याहिया रहीम सख्वी जो कि कमांडर हैं, और अली असगर हिजाजी जो कि मुज्तबा खामनेई के डेप्यूटी चीफ हैं। तो ये सभी लोग, समझ लीजिए कि ये सभी लोग अब इजराइल के निशाने पर हो सकते हैं। माना जा रहा है कि इजराइल ईरान में रिजीम चेंज के लिए सरकार से जुड़े इन सभी नेताओं को खत्म कर सकता है। आज भी इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कात्स ने दावा किया है कि इजराइल ने एक नए हमले में ईरान के खुफिया मामलों के मंत्री इस्माइल खातिब को मार गिराया है। सोचिए, अगर खुफिया मामलों के मंत्री भी ईरान में खुद को नहीं बचा पाए, जिनका काम ही था इंटेलिजेंस गैदरिंग, वो भी खुद को नहीं बचा पाए, तो वहां मोसाद के एजेंट्स ईरान की सरकार में कहां तक फैले होंगे। इससे यह भी पता चलता है कि डीकैपिटेशन से भले ईरान इस युद्ध में सरेंडर ना करे,
लेकिन इससे उसके नेताओं का हौसला जरूर टूट रहा है और वहां के नेता अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत घबराए हुए हैं। हालांकि इस बात को ईरान कभी स्वीकार नहीं करेगा और इसके पीछे उसकी एक खास वॉर डॉक्ट्रिन है जो साल 2005 से 2007 के बीच में बनी थी। हमने पहले भी आपको बताया था, उस वक्त इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी का यह डर था कि अगर किसी युद्ध में ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म हो जाती है, बाकी बचे नेता भी अपनी मौत को लेकर घबराने लगते हैं, तो अपनी जान बचाने के लिए युद्ध रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में ईरान क्या करेगा? तो उन्होंने, हमने आपको बताया था, इस सवाल को ध्यान में रखते हुए ईरान ने एक योजना बनाई जिसमें यह तय हुआ कि अगर ईरान में डीकैपिटेशन होगा तो ईरान अपने हमलों की गति को और बढ़ा देगा। वो दुश्मन को यह बताने की कोशिश करेगा कि शीर्ष नेताओं के खत्म होने से युद्ध नहीं रोका जा सकता। ये योजना इसलिए बनाई गई थी ताकि ईरान युद्ध में सरेंडर ना करे। आज इस योजना को हूबहू लागू किया जा रहा है। अली लारिजानी की मौत के बाद ईरान ने अपने हमलों की गति को बढ़ा दिया है। ऐसा ही आपने देखा होगा, जब अली खामेनी की हत्या हुई उसके बाद जबरदस्त अटैक्स किए, यहां तक कि मिडिल ईस्ट के देशों को नहीं छोड़ा, और उसके बाद आज अली लारिजानी की मौत के बाद फिर से हमले इजराइल पर तेज किए। तेल अवीव में ईरान ने इजराइल पर ऐसी मिसाइलों से हमला किया है जो अधिकतम 80 क्लस्टर बॉम्ब्स को ले जा सकती हैं। क्लस्टर बॉम्ब्स बारूद के वो छोटे छोटे हिस्से होते हैं जो मिसाइल के नीचे गिरने से पहले हवा में ही खुल जाते हैं और इसके बाद एक मिसाइल 80 छोटे छोटे क्लस्टर बॉम्ब्स में बढ़ जाती है। ये देखिए, ऐसी स्थिति में किसी भी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए क्लस्टर बॉम्ब्स वाली इन मिसाइल्स को हवा में नष्ट करना मुश्किल होता है। और अभी ईरान ने अली लारिजानी की मौत के बाद इन्हीं मिसाइलों से इजराइल पर हमले किए। इन हमलों में तेल अवीव के पास रमतगढ़ में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि तेल अवीव के पास एक बड़े रेलवे स्टेशन पर हमला होने से पूरे देश में, इजराइल में रेल सेवाओं को रोक दिया गया है। ईरान के इन हमलों से आप ये समझ पाएंगे कि अब मिसाइल सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं दागी जाती, अब मिसाइलें मैसेज पहुंचाने के लिए भी दागी जाती है। और ईरान इस वक्त यही कर रहा है। उसने इजराइल पर 2 मार्च के बाद सबसे ज्यादा मिसाइलें दागकर यह बता दिया कि वो अली लारिजानी की हत्या से ना तो झुकेगा और ना ही रुकेगा। इसके अलावा ईरान की ये मिसाइलें उसके उन नेताओं को भी मैसेज पहुंचा रही हैं जो अपनी सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं। ईरान ने एक नए वीडियो को जारी किया है और नया वीडियो जारी करके ये बताया है कि उसने इस बार कद्र और इमाद मिसाइलों के साथ खुर्रमशहर 4 जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ये सारे दाग दिए हैं जो क्लस्टर बॉम्ब्स को ले जाने में सक्षम है। और इनकी मारक क्षमता जानते हैं 2000 किलोमीटर तक है। एक के बाद एक लगातार हमले हो रहे हैं और इसी बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जो अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, क्योंकि ईरान ने एक बार फिर से हमला किया है, इस तरह की जानकारी आ रही है। और ईरान में इजरायली वायुसेना का ये दरअसल बड़ा हमला है। ईरान में इजरायली वायुसेना ने बड़ा हमला किया है। देखिए, इजराइल में आज अगर रेलवे स्टेशन पर यह अटैक हुआ है, ईरान के गैस ठिकाने पर इजराइल ने अपना बड़ा हमला कर दिया है। इससे पहले वाले को ठीक कर लीजिए। ईरान के गैस ठिकानों पर इजराइल का हमला है और देखिए जो स्थिति बन रही है अब वही है कि उससे ज्यादा हमला ये करेगा। आपने लारिजानी को मारा, उसने फिर रेलवे स्टेशन पर हमला कर दिया, अब ये जाकर उनके ऑयल रिजर्व्स पर हमला कर रहे हैं। आज एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या डी एस्केलेशन यानी इस युद्ध में तनाव को कम करना, इसके लिए इजराइल और अमेरिका ने अली लारिजानी की हत्या कराई है। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि ईरान की सरकार ने कहा है कि अली लारिजानी की हत्या के साथ ही उसे इस युद्ध में डी एस्केलेशन के प्रस्ताव भेजे गए जिन्हें उसने कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। ईरान खुलकर यह आरोप लगा रहा है कि इजराइल और अमेरिका ने ऐसा सोचा था कि अगर अली लारिजानी मारे जाएंगे तो बाकी बचे नेता अपनी जान बचाने के लिए युद्ध रोकने पर राजी हो जाएंगे। कई नेताओं में यह डर दिखा, लेकिन ईरान की सैन्य संरचना ऐसी है कि वहां युद्ध का टॉप लीडरशिप से कोई वास्ता ही नहीं है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर इसे दिखाती हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि ईरान में जो तरीका है, अगर आप देखें ईरान में सबसे बड़ा पद सुप्रीम लीडर का होता है जो सभी सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ भी होते हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं ऊपर मुश्तबा खामेनी। लेकिन जो सेनाएं हैं उसमें ईरानी सेना जो है उसमें वायुसेना, थल सेना, नौसेना है, ये सब उनके नीचे आता है। 2 पैरेलल सेनाएं हैं जिनमें ईरान की नियमित सेना को आर्तेश कहते हैं और दूसरी सेना को IRGC कहते हैं। तो ये 2 सेनाएं हैं और वो कमांडर इन चीफ है इनके मुश्तबा खामेनी, जिसमें आर्तेश में जो उनका है वायुसेना, थल सेना, नौसेना है। लेकिन ये IRGC
जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है उसमें बसीज फोर्स है, जन विद्रोह में मोर्चा, आंतरिक सुरक्षा संभालना, ये सब इनका काम है। ये दोनों उनको रिपोर्ट करते हैं। इनमें ईरान की जो नियमित सेना क्षेत्रीय रक्षा पर इन सबको देखती है, लेकिन जो खुफिया एजेंसी है वो सरकार के अधीन नहीं है, आईआरजीसी के अधीन नहीं है। आईआरजीसी में 16 खुफिया एजेंसीज है, ईरान का मकर सिस्टम, अलग अलग कंट्रोल रूम्स है। तो ये अब आपको बात है। इनमें ईरान की जो नियमित सेना है क्षेत्रीय रक्षा, सीमाओं, हवाई क्षेत्र, पारंपरिक युद्ध की जिम्मेदारी संभालती है, जबकि आईआरजीसी में कई टुकड़ियां, इनमें भी एरोस्पेस फोर्स सबसे अहम है जो ईरान की मिसाइलों और ड्रोन्स के जखीरों को नियंत्रित करती है। आईआरजीसी में ही एक फोर्स काम करती है जिसे बसीज कहते हैं, और ये मोबिलाइजेशन फोर्स है जो जनता के विद्रोह को कुचलने का काम करती है, आंतरिक सुरक्षा देखती है। आप नीचे जाएंगे तो ईरान में खुफिया एजेंसी भी एक नहीं बल्कि 2 है जो हम आपको अलग अलग बता रहे हैं। एक खुफिया एजेंसी जो सरकार के अधीन काम करती है, आईआरजीसी से मतलब नहीं है, और एक है जो आईआरजीसी के अधीन है, वो सरकार से नहीं ले। अब अगर ये एजेंसियां खत्म हो जाती हैं तो आईआरजीसी के अंदर 16 और खुफिया एजेंसियां सक्रिय हैं। इसके बाद ईरान में एक सैन्य कमांडर था, जनरल नहीं होता। वहाँ मकर सिस्टम चलता है। मकर का मतलब होता है अलग अलग कंट्रोल रूम्स। हर मकर का अपना एक काम होता है। कोई युद्ध के समय ऑपरेशन संभालता है, कोई तेहरान की सुरक्षा को देखता है, और कोई इमरजेंसी में फैसले लेता है। ये पूरा सिस्टम इतना बिखरा हुआ है कि इजराइल और अमेरिका ईरान के एक नेता को अगर खत्म भी कर दे तो ईरान से ये युद्ध जो है वो लड़ने की क्षमता रखता है। ये बात ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने आज अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में बताया। उनका कहना है कि अमेरिका और इजराइल अब तक इन्हें समझ पाए हैं कि ईरान की सरकार किसी एक व्यक्ति पर निर्भर ही नहीं करती, और इस युद्ध में ईरान को हराना संभव ही नहीं। हालांकि इन दावों के बीच एक सच ये भी है कि ईरान मिसाइलें और ड्रोन्स दाग कर इस युद्ध में खुद को जीवित तो रख सकता है, लेकिन यह युद्ध उसके लिए आसान बिल्कुल नहीं। ईरान इस वक्त 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। इनमें एक मोर्चे पर इजराइल है और अमेरिका खड़े हैं, और दूसरे मोर्चे पर उसकी जनता खड़ी है। ये वो जनता है जो 2.5 महीने पहले तक ईरान में इस्लामिक शासन के खिलाफ विद्रोह कर रही थी, और इस विद्रोह को तब आईआरजीसी की बसीज फोर्स ने कुचलने का काम किया था। लेकिन अब जब इजराइल ने 6 सालों में बसीज फोर्स की कमान संभाल रहे कमांडर जनरल गुलाम रेजा सुलेमानी को खत्म कर दिया, तब ऐसी आशंका है कि ईरान में लोग विद्रोह के लिए सड़कों पर उतर सकते हैं। कम से कम इजराइल और अमेरिका तो यही मान रहे हैं। इस आशंका को देखते हुए बसीज फोर्स ने ही पिछले 24 घंटों में 500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें कुछ लोगों को मोसाद का एजेंट्स बताया जा रहा है, जबकि बाकी लोगों पर आरोप है कि वो सरकार के खिलाफ विद्रोह करने की रणनीति बना रहे हैं। इनमें भी कुछ लोगों के पास से एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक का एक ऐसा डिवाइस बरामद हुआ है जिससे इंटरनेट को चलाया जाता है। ईरान इंटरनेशनल ने यह भी दावा किया है कि आज ही ईरान की सरकार ने इजराइल के एक जासूस को फांसी दी है। नाम था कुरोश केवानी। यह व्यक्ति ईरान का ही नागरिक था जिसे इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, और ईरान की न्यायपालिका से जुड़ी मिजान न्यूज एजेंसी का दावा है कि आज सुबह इस शख्स को फांसी दी जा चुकी है, शक की वजह से कि ये इजराइल के लिए, अमेरिका के लिए काम करता था। ईरान ने फांसी दे दी। अब इस खबर से आप समझ पाएंगे कि अगर ईरान में इजराइल उसके बड़े बड़े कमांडर्स, नेताओं को मारने में कामयाब हो रहा है तो उसके पीछे ईरान के लोग भी हो सकते हैं जो इजराइल की मदद कर रहे हैं। और ईरान ऐसे मुखबिरों से, ऐसे इन्फॉर्मर्स से कितना डरा हुआ है कि सीधा फांसी दे रहा है। ये बात मैंने भारत में इजराइल के राजदूत र्यूवन अजार से भी पूछी थी, जिस पर उन्होंने ये बताया था कि अगर इजराइल आयतुल्लाह खामेनी को मारने में कामयाब हुआ तो इसके पीछे ईरान की जनता का भी उन्हें साथ मिला था, और ईरान में उसके मुखबिर मौजूद थे। ईरान के लोगों के बीच में वो मौजूद है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। सुनिए। Mossad and the intelligence that mechanisms that Israel follows is revered by the world over. Even your enemies talk about it. How did they go about killing Ayatollah Ali Khamenei and the rest in one day at one place? Are you in a position to tell us? Well, I think that we couldn't have done this whether we didn't have support from within. As time passes by, more and more Iranians are cooperating with us. Without this cooperation, we couldn't have done this.
So people have to understand. There were Iranians who helped you in this. Of course. Of course. And the number is only widening. इस युद्ध में एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि इसमें कौन जीत रहा है, किसका पलड़ा भारी है और कौन हार रहा है। लेकिन आज हम इस सवाल को थोड़ा बदलना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि इस युद्ध में सवाल जीत और हार का नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि इस युद्ध में सबसे ज्यादा फायदा किसे हो रहा है। और जब आप इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस युद्ध में बम ईरान पर गिर रहे हैं, हमले दुबई झेल रहा है, लेकिन असली फायदा सऊदी अरब उठा रहा है, क्योंकि निवेश, व्यापार और सप्लाई चेन धीरे धीरे सऊदी अरब की ओर शिफ्ट हो रही है। यूएई ने सुरक्षा की जो छवि बनाई थी, उसी छवि ने उसे दुनिया का बिजनेस हब बनाया, लेकिन ईरान के हमलों ने इस छवि को तोड़ दिया। ईरान ने 40% हमले अकेले यूएई पर किए, जबकि सऊदी अरब पर पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे कम हमले हुए। यह भी तब हुआ जब सऊदी अरब का पूरा जो क्षेत्रफल है पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा है। अब यूएई पर जिस तरह से हमले हुए हैं उससे कैपिटल फ्लो पूरी तरह बदल सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो पैसा पहले दुबई जा रहा था वो अब रियाद की तरफ मुड़ सकता है। इसे कमर्शियल ग्रेविटी शिफ्ट भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है व्यापार का केंद्र बदलना। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 को लॉन्च किया है, जिसके तहत सऊदी अरब में न्योम सिटी, रेड सी प्रोजेक्ट और दरिया गेट जैसे प्रोजेक्ट पर $3 ट्रिलियन खर्च होने हैं। अब अगर मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS सऊदी अरब में नए शहर, नए टूरिज्म इंडस्ट्री स्थापित करना चाहते हैं तो इससे यूएई पर हुए हमलों में उन्हें फायदा होगा और सऊदी अरब निवेशकों के लिए सेफ बेट बन जाएगा। इसके अलावा ये युद्ध सऊदी अरब को नई सप्लाई चेन में भी जोड़ेगा, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। हम बताते हैं आपको कैसे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से पूरी दुनिया में फर्टिलाइजर का संकट पैदा हो गया है, जिससे फसलों की पैदावार घट सकती है। अब मोहम्मद बिन सलमान क्या कह रहे हैं? मोहम्मद बिन सलमान यहां पर यह कह रहे हैं कि सऊदी अरब के पास फॉस्फेट का सबसे बड़ा भंडार है, वो रेड सी, वो लाल सागर के रास्ते इस फॉस्फेट की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। इसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान ये योजना भी बना रहे हैं कि वो अपना कच्चा तेल 1200 किलोमीटर लंबी पेट्रोल लाइन से अरब सागर में पहुंचाएंगे और यहां से अपने कच्चे तेल की आपूर्ति को जारी रखेंगे। मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाती हूं कि वो क्या करने की इस वक्त सोच रहे हैं। सऊदी अरब की इस पेट्रोल लाइन को ईस्ट वेस्ट पेट्रोल लाइन भी कहा जाता है। ये पाइपलाइन 1200 किलोमीटर लंबी है, जिसके जरिए फारस की खाड़ी से कच्चे तेल को लाल सागर के यानबू बंदरगाह तक पहुंचाया जा सकता है। तो ये फारस की खाड़ी, ये मतलब अगर आप सबकी पोजीशन जल्दी से एक बार देख लीजिए। ईरान यहां पर है, यहां पर सऊदी अरब है, ये यूएई है, नीचे ओमान है, ये फारस की खाड़ी, यहां पर आप देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, पर्शियन गल्फ है, ये रेड सी है, लाल सागर, और ये बीच में सऊदी अरब। अब वो ये कह रहा है कि ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से रोजाना 50 लाख बैरल तेल हम यहां से लाएंगे फारस की घाटी से यानू पोर्ट, और फिर यहां लाल सागर से उसको आप आगे ले जाइए। यानी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का एक ऑल्टरनेट रास्ता देता हुआ दिख रहा है। दावा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने के बाद मोहम्मद बिन सलमान इस पेट्रोल लाइन से हर दिन 50 लाख बैरल कच्चा तेल लाल सागर में पहुंचाने के बारे में सोच रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो सऊदी अरब का 46% कच्चा तेल अकेले इस पेट्रोल लाइन से दुनिया के अलग अलग देशों को मिल जाएगा और उस पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने का कोई असर भी नहीं होगा। शायद यही कारण है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से सऊदी अरब को ज्यादा चिंता नहीं है और अब भी अमेरिका से इस युद्ध को जारी रखने के लिए वो कह रहा है। यहां आपको इस ग्राफ को भी देखना चाहिए जो ये बताता है कि कौन सा देश हर दिन कितना कच्चे तेल का उत्पादन करता है। तो देखिए कौन सा वो देश है जो इस युद्ध को आगे ले जा रहा है, अमेरिका। वही जब 2 करोड़ बैरल सबसे ज्यादा वो उत्पादन ही करता है तो उसे तेल की चिंता कितनी होगी। सबसे ऊपर है सऊदी अरब, दूसरे नंबर पर है, लगभग बराबर ही समझिए 1.9 करोड़ बैरल। फिर तीसरा उत्पादक देश है 1.8 करोड़ बैरल वाला रशिया, फिर आता है 59 लाख बैरल वाला कनाडा, फिर ईरान 51 लाख बैरल, 44 लाख बैरल वाला इराक, 43 लाख बैरल वाला चाइना, यूएई 40 लाख बैरल, 35 लाख बैरल ब्राजील और 27 लाख बैरल। यानी ऊपर में जो ये 2 देश है, अब आप समझ रहे हैं क्या ये आर पार का युद्ध हो इसीलिए चाहते हैं क्योंकि उनके पास
तेल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास तेल की कोई कमी नहीं है। इससे आप ये समझ पाएंगे कि इसमें युद्ध में जीते कोई, हारे कोई। वैसे युद्ध में कोई जीतता कोई हारता भी नहीं है, लोग बस मरते हैं। लेकिन फायदा तो सऊदी अरब और मोहम्मद बिन सलमान का होने वाला है, क्योंकि वो जिस रूट पर अब काम कर रहे हैं, सऊदी अरब को इस युद्ध से फायदा होता दिख रहा है, तो यूएई इस युद्ध के कारण सबसे ज्यादा नुकसान में है। जो दुबई शहर अपनी गगनचुंबी इमारतों की चमक से दुनिया को अपनी ओर लुभाता रहा है, इस युद्ध में उसके आसमान में सिर्फ मिसाइल्स, ड्रोन्स की रोशनी नजर आ रही है। दुनिया भर से जो लोग दुबई की ओर दौड़े जाते थे, वो दुबई में से बचकर निकलने के लिए कोई कीमत चुकाने को तैयार है। पिछले 19 दिनों में यूएई में दुबई और अबू धाबी ने आधुनिक युद्ध का सबसे खौफनाक चेहरा देखा। सबसे सेफेस्ट प्लेसेस जिन्हें कहा जाता था, ईरान ने यूएई में 300 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, 1600 से ज्यादा ड्रोन्स दागे। दुबई के पाम जुमेरा और दुनिया के सबसे व्यस्त दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमले हुए, जिससे उड़ानों को रोकना पड़ा। दुबई के करीब फुजैरा जो पोर्ट है, उसके तेल टर्मिनल्स, अमेजॉन वेब सर्विसेज के डेटा सेंटर्स और दुबई में होटल्स पर हुए हमलों ने दुबई की बिजनेस हब वाली छवि को नुकसान पहुंचाया। और आज भी ईरान ने यूएई पर सबसे ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन्स दागे। और अभी एक और बड़ी खबर आ रही है युद्ध से ही जुड़ी हुई। ईरान ने सऊदी अरब पर दागी है 2 मिसाइलें। देखिए, हम लोग सऊदी अरब की ही बात कर रहे थे। सऊदी अरब पर अब तक उतने हमले नहीं कर रहा था जितने यूएई पर कर रहा है। ये भी वजह है कि यूएई बिल्कुल करीब है ईरान के, लेकिन अब सऊदी अरब पर भी मिसाइलों को नष्ट करने का दावा है सऊदी अरब का। सऊदी अरब के पूर्वी इलाके पर मिसाइल हमला हुआ है और सऊदी अरब का दावा है कि उसने इन हमलों को नाकाम कर दिया है। और अब आपको ये बताते हैं कि क्या अमेरिका बिना नेटो के मदद के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवा सकता है। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान ने तेल और गैस सप्लाई चेन को काट दिया, अमेरिका का हर दांव फेल हुआ, तो उसने 2200 किलो के बॉम्ब गिरा दिए। पहले अमेरिका ने चाइना, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे इन तमाम देशों से हॉर्मूज स्ट्रेट में साथ आने के लिए कहा, लेकिन जब सबने इनकार कर दिया तो ट्रंप ने कहा कि उन्हें किसी की मदद नहीं चाहिए, अमेरिका अकेले इस रास्ते को खुलवा सकता है। और फिर क्या किया देखिए। इसके बाद अमेरिका की सेना ने ईरान की सीमा के भीतर घुसकर उसके मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया है। यह कार्रवाई उस वक्त की गई जब ईरान की एंटी शिप मिसाइल्स ने तेल और गैस से भरे जहाजों के लिए खतरा पैदा कर दिया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इस हमले में साधारण हथियार नहीं और मिसाइलें नहीं, बल्कि 2200 किलो के डीप पेनिट्रेटर हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। ये वो बॉम्ब है जो कंक्रीट की मोटी दीवारों और जमीन के अंदर बने मजबूत बंकर्स को चीरने की ताकत रखते हैं। अमेरिका का लक्ष्य ईरान की उन क्रूज मिसाइलों को खत्म करना था जो समुद्र में गुजरते जहाजों को निशाना बनाने के लिए तैयार थी। ये मिसाइलें समुद्र में चलते जहाजों को ट्रैक करने, उन्हें डुबोने में सक्षम होती हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की चौड़ाई कुछ जगहों पर मात्र 32 किलोमीटर के आसपास है। इतनी कम दूरी पर ये मिसाइलें किसी भी टैंकर या युद्धपोत के लिए किलर साबित हो सकती हैं। ईरान ने अपनी मिसाइलें समंदर किनारे, पहाड़ों के अंदर या कंक्रीट के मजबूत ढांचों यानी हार्डन्ड साइट्स में छिपाई हुई हैं और इनसे ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तेल और गैस लेकर जा रहे जहाजों को निशाना बनाता है। अभी ज्यादातर लोगों का ध्यान ईरान और मिडिल ईस्ट में होने वाली बमबारी और उससे हुई तबाही पर है, लेकिन इस जंग की बुरी तबाही, अगर आप देखिए, सबसे बुरी तबाही लेबनान देख रहा है। अभी तो ईरान से तबाही की तस्वीरें पूरी तरह से आने बाकी है, लेकिन लेबनान का ये वीडियो आपको हिला देगा। इजराइल की सीमा से लगते इस देश के लिए ईरान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को पालना एक बड़ी मुसीबत बन गया है। युद्ध में अमेरिका और इजराइल संयुक्त रूप से ईरान पर बमबारी कर रहे हैं, लेकिन दूसरे मोर्चे पर यानी लेबनान को इजराइल अकेले ही तबाह करने पर आमादा है। ये वीडियो देखिए। 28 फरवरी से शुरू हुए ईरान युद्ध में लेबनान का कोई खास रोल नहीं रहा था। अमेरिका और इजराइल की सेनाएं ईरान पर हमले कर रही थी, लेकिन 2 मार्च को लेबनान की तरफ से इजराइल पर रॉकेट फायर्स किए गए। ये हमले ईरान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने किए थे। फिर क्या था? इन रॉकेट हमलों को इजराइल ने युद्ध का दूसरा मोर्चा माना, तभी से वो लेबनान के पूर्वी और दक्षिण हिस्सों में घातक हमले कर रहा है। 2 मार्च से लेकर अब तक इजराइल ने, जानते हैं, लेबनान पर 1000 से ज्यादा हमले किए, जिनमें एयर स्ट्राइक, मिसाइल, ड्रोन अटैक सब शामिल है। इन हमलों में 912 लोग मारे गए
और करीब 10 लाख से ज्यादा लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर विस्थापित हो चुके हैं। इजराइल ईरान जैसे हमले लेबनान पर इस वक्त इसलिए कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि ईरान का प्रॉक्सी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भविष्य में उसके लिए खतरा बना रहे, क्योंकि ईरान में वो आर पार की जंग लड़ रहा है। अब इधर अगर हिजबुल्लाह को छोड़ दिया तो फिर क्या फायदा। इसीलिए कुछ दिन पहले ही इजराइल ने लेबनान के खिलाफ बड़े सैन्य संघर्ष का ऐलान किया था और ऐसा ऐलान का मकसद हिजबुल्लाह का खात्मा है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं बहुमंजिली इमारत है और देखिए कैसे पल में बिल्कुल धधकते हुए गुबार में बदल जाती है। हिजबुल्लाह एक शिया मुस्लिम आतंकी संगठन है जो साल 1982 से ही ईरान का समर्थन कर रहा है। 2 मार्च को इजराइल पर हमला हुआ था, उसको हिजबुल्लाह ने अली खामेनी की मौत का बदला बताया था। इजराइल के साथ प्रॉक्सी वॉर में हिजबुल्लाह ईरान का एक मजबूत साथी है, मजबूत हाथ समझिए, जो कि इजराइल के बिल्कुल पास है। और इसीलिए इजराइल अपने उत्तरी हिस्से के इस खतरे को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। ईरान ने हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ अपना बड़ा हथियार बनाया। अनुमान है कि वो सालाना करीब 9,200 करोड़ रुपए लेता है और हिजबुल्लाह इन पैसों से हथियार खरीदता है। इसके अलावा दावा किया जाता है कि हिजबुल्लाह के आतंकियों को हथियार चलाने और लड़ाई की ट्रेनिंग कोई और नहीं बल्कि ईरान की IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ही देती है। खामेनी के बाद हिजबुल्लाह ने जो हमला किया था वो करीब 15 महीने का था, 15 महीने बाद किया था। नवंबर 2024 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीमा पर संघर्ष विराम हुआ। इस संघर्ष विराम में तय हुआ कि हिजबुल्लाह के हमले रोकने की जिम्मेदारी लेबनान की होगी और इजराइल ने पलटवार में लेबनान पर हमले न करने की बात कही। लेकिन 2 मार्च को लेबनान और हिजबुल्लाह ने यह समझौता तोड़ दिया। इस समझौते के टूटने के बाद से ही इजराइल के निशाने पर हिजबुल्लाह तो है ही, लेकिन उसके हमलों में लेबनान को भी काफी नुकसान हो रहा है। आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट पे इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। और आजकल तारीफ के पुल इसलिए बांधे जाते हैं ताकि नीचे से ईंट निकालने में आसानी हो। नमस्कार।